and Sadhguru. A very warm welcome. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सद्गुरु, हम गर्मजोशी से आपका स्वागत करते हैं। It is a great privilege to welcome the Honorable Prime Minister. मिट्टी को बचाने के लिए सद्गुरु की दुनिया भर में अकेले मोटरसाइकिल सवार के रूप में हो रही यात्रा के एक हिस्से के रूप में आज दिल्ली में हो रहे मिट्टी बचाओ कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सद्गुरु का स्वागत करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय प्रधानमंत्री और सद्गुरु, आपका स्वागत है। 100-day, 30,000 kilometer journey for the Conscious Planet Safe Soil Movement to accelerate citizen support. सद्गुरु 100 दिनों और 30,000 किलोमीटर की जागरूक धरती मिट्टी बचाओ यात्रा पर हैं और आज का दिन इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। I'd like to present our soil champion, the lone motorcyclist, the one that needs no introduction. और अब बिना देर किए मैं मंच पर उस अकेले मोटरसाइकिल सवार का स्वागत करती हूं जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। सद्गुरु जी, कृपया अपने ज्ञान के मोती साझा करें। कालो न जानाति तव जननं, कालो न जानाति तव समापनं, दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल, योगेश्वर काल काल। नमस्कारम। और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और कई दूसरे मंत्री जो यहाँ मौजूद हैं, आप सभी को नमस्कार। सभी महानुभाव जो यहाँ मौजूद हैं, सभी को नमस्कार। और सबसे बढ़कर वे सभी शानदार वॉलेंटियर्स जिन्होंने जो इस अभियान का समर्थन करते रहे हैं। इंसानों के रूप में हम यहाँ इस धरती पर, अगर हम धरती के जीवन की काल की बात करें तो हम केवल कुछ पलों के लिए हैं, लेकिन हम कितने सशक्त हैं कि हम इस धरती पर जीवन को ही खतरे में डाल सकते हैं। यह सशक्तिकरण, यह विकास का चरम है। हम वही हैं, हम इस विकास का फूल हैं। हम हर दूसरे जीवन के विकास का एक नतीजा हैं जो इस धरती पर विकसित हुआ है। लेकिन हालांकि हमारे पास इतनी ज़्यादा बुद्धिमत्ता है, इतनी क्षमता है, अगर हम जागरूकता के साथ काम नहीं करते, अगर हम जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते, तो हमारी बुद्धिमत्ता और हमारी क्षमताएं हमारे खिलाफ काम करने लगती हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य में खराबी इसी वजह से हुई है। मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हुआ है, पर्यावरण की हालत खराब हुई है। इसलिए नहीं कि कोई शैतानी शक्ति कहीं बैठी है और इस धरती को खराब कर रही है। ये इंसानी खुशहाली की तलाश में हुआ है। तो ये कहानी उस आलू के किसान की तरह है जिसे आलू चाहिए थे, जिसे आम चाहिए थे। वो आम के पेड़ के पास गया, लेकिन आदतन उसने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। जब उससे आम नहीं मिले तो उसने तेज़ी के साथ खोदना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पेड़ ही उसके सिर पर गिर गया। इन मानवता के साथ यही हुआ है। अभी हम उसी मुकाम पर खड़े हैं। तो हमें से हर एक व्यक्ति, जाने में या अनजाने में, हम इस विनाश के एक पार्टनर हैं।
इसे बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम सभी को, हम में से एक को समाधान का हिस्सा बनना होगा। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसी आधार पर मिट्टी बचाओ अभियान की शुरुआत की गई और पिछले 2.5 सालों में मैं दुनिया भर के कई कृषि मंत्रालयों से बात करता रहा हूँ और मुझे ये जानकर बहुत सख्ता लगा कि इस दुनिया के 85% लोग अभी भी मिट्टी को एक निर्जीव चीज़ मानते हैं जिसे कोई रसायन डालकर या निकाल कर ठीक किया जा सकता है। लेकिन इस संस्कृति में हमने हमेशा से मिट्टी को अपनी माँ कहा है। हमारी कोई निर्जीव माँ नहीं हो सकती। हमें एक जीवंत माँ की ज़रूरत है जो कई कई पीढ़ियों को पैदा करेंगी। हमारे शरीर की वजह से भविष्य की पीढ़ियां पैदा नहीं होती, मिट्टी की वजह से भविष्य की पीढ़ियां पैदा होती हैं और विकसित होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे एक ऐसी जगह पे ला चुके हैं जहां इस पे खतरा है। लेकिन सौभाग्य से हम एक ऐसे मुकाम पर हैं कि अगर हम संकल्प के साथ काम करें तो इसे ठीक करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, न ही बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत है बस सही दिशा की और एक संकल्पबद्ध अप्रोच की, ताकि हम इस समाधान को सफल बनाएं। ख़ास तौर पे हमारे देश में जहां 60% जनसंख्या अभी भी कृषि कर रही है और 12,000 सालों का इतिहास है हमारे पास कृषि का, जहाँ पे व्यवस्थित तरीके से 12,000 सालों से ज़्यादा समय से खेती होती रही है। 12,000 सालों तक हमने अपनी मिट्टी को अच्छा स्थिति में बरकरार रखा, लेकिन केवल पिछले 45 सालों में ऐसा हुआ क्योंकि सन 1940 में जो अकाल आए थे उसके डर की वजह से हमने कुछ आपातकालीन कदम उठाए। कई रूपों में इसने काम किया क्योंकि भारत में एक जो 1947 में किसी व्यक्ति की औसत आयु थी वो 28 साल थी लगभग। अभी अगर उस मानकों से देखें तो हमें से किसी को भी जिंदा होने का अधिकार नहीं होता, लेकिन आज औसत आयु 73-74 साल हो गई, जो किसी भी देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन एक पुल के रूप में आपातकालीन परिस्थिति में इस अकालों की परिस्थिति से निपटने के लिए हमने जो कदम उठाए थे, हमें कहीं ना कहीं उन्हें रोकना चाहिए था और अब उस वजह से हमने कुछ नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसे ठीक करना निश्चित रूप से संभव है। और प्रधानमंत्री जी के साथ हुए मेरी बातचीत से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये चिंता उनके दिल में भी बसी है। इस देश के नागरिक के रूप में ये महत्वपूर्ण है कि आप खड़े हों और इस संभावना को समर्थन दें, क्योंकि ये ऐसे कदम हैं जिन्हें नतीजे पाने में 10, 15 या 20 साल लगेंगे। तो अगर किसी सरकार को ऐसे कदम उठाने हैं तो ये केवल तभी होगा जब लोकतांत्रिक देश के नागरिक इसका समर्थन करें, वरना कोई भी देश इस तरह के कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि इस देश में सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो 5 साल का कार्यकाल और 20 साल की नीति, ये कठिन है। इसके कई कारण हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग खड़े हों और इसका समर्थन करें। ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये कोई गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं है, घृणा की अभिव्यक्ति नहीं है। ये हमारे प्यार और जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति है उस जीवन के प्रति जो हम हैं, वो जीवन जो हमारे आसपास है और वो जीवन जो हमारे बाद आएगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम भावी पीढ़ियों को खतरे में डाल रहे हैं। इस दुनिया का हर जिम्मेदार वैज्ञानिक ये कह रहा है कि अगले 60 सालों में दुनिया की 90% मिट्टी खराब हो चुकी होगी और ये कोई बहुत अच्छी भविष्यवाणी नहीं है। निश्चित रूप से इसे बदला जा सकता है ज़रूरी नीतियों के साथ, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ फोकस की ज़रूरत है, संकल्पबद्ध कार्य की ज़रूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भारत इसमें पूरी तरह से समर्थ है और हमारा नेतृत्व इतना शक्तिशाली है कि हम इस तरह के कदम उठा सकते हैं। तो ये होपलेसनेस का हमें बस अपनी कमर कसनी है और ज़रूरी काम करना है और समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है, बजाय समस्या की ओर आगे बढ़ने के। इसके अलावा दुनिया में मैंने ये देखा है कि मैं जहाँ कहीं भी पिछले 2.5-3 सालों में गया हूँ, मैं कई लोगों से मैंने मुलाकातें की हैं, पर्यावरण मंत्रियों से, कृषि मंत्रियों से और कई ब्यूरोक्रेट्स से। हर किसी को समस्या पता है, आमतौर पर हर किसी को समाधान भी पता है।
तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हर किसी को समस्या पता है, हर किसी को समाधान पता है, लेकिन वो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बेवकूफ़ आए और बिल्ली के गले में घंटी बांधे। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि समस्या दुनिया में हर किसी को पता है। सभी संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं इसके बारे में जानती हैं, ज़्यादातर देश इस समस्या के बारे में जानते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से सब चुपचाप बैठे थे। सौभाग्य से पिछले 75 दिनों में, ये भारत का 75वां दिन है और ये मेरा सौभाग्य है कि इस यात्रा के 75वें दिन मैं नई दिल्ली में हूँ। पिछले 75 दिनों में 74 देशों ने मिट्टी को बचाने की नीति के साथ अपना समर्थन जाहिर किया है। 2.4 अरब लोगों ने मिट्टी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो जब लोग इसकी मांग करेंगे तो हम इसे कैसे रोक पाएंगे? ये निश्चित रूप से होगा। मिट्टी बचाओ अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये किसी के भी खिलाफ नहीं है, ये किसी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, ये किसी लॉबी के खिलाफ नहीं है, ये किसी के भी खिलाफ नहीं है। मैं खाद और कीटनाशक के उद्योगों वालों से बात करते रहा हूँ। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आप हमारे खिलाफ हैं? मैंने कहा मैं सिर्फ आत्महत्या के खिलाफ हूँ। हम बस इतना चाहते हैं कि मिट्टी जीवित रहे, समृद्ध रहे। क्या किसान समृद्ध मिट्टी के खिलाफ है? नहीं। बात केवल इतनी है कि किसान की अर्थव्यवस्था इतनी नाजुक है कि उसमें बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। अगर आर्थिक सहायता देते हुए नीतियां बनाई जाती हैं तो निश्चित रूप से किसान इसका समर्थन करेंगे। हमने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया के किसानों से बात की है और हमने पाया कि हर कोई इसके बारे में सकारात्मक है। बात केवल इतनी है कि उन्हें आर्थिक मदद चाहिए, जिसे इस देश में ये कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है। बात केवल इतनी है कि अगर कवर क्रॉप्स लगाई जाएं, जो 40-45 साल पहले हमारे भारत में वैसे भी होता था, अगर कवर क्रॉप्स लाई जाती हैं तो मिट्टी की जैविक तत्व 6 से 8 सालों में 3 से 6% बढ़ जाएंगी। अगर गर्मी में इतना होता है तो 1.5 से 2 इंच की ह्यूमस बढ़ जाएगी और इस समस्या का समाधान निकल जाएगा। ये बहुत ही सरल तरीका है। अगर आप इसे ज़्यादा तेज़ी के साथ करना चाहते हैं तो शायद ज़्यादा खर्च करना पड़े, लेकिन इसे सरलतम तरीके से करने का तरीका है कवर क्रॉप्स लगाना। अभी मई का महीना है। अगर आप भारत के ऊपर हवाई यात्रा करते हैं तो आप देखेंगे कि पश्चिमी घाटों और पूर्वी प्रांतों को छोड़ के बाकी का पूरा देश भूरे मरुस्थल की तरह दिखता है। भारत को ऐसा नहीं देखना चाहिए। मौसम चाहे जो भी हो, धरती पर हरी पत्तियां होनी चाहिए। भारत में इसी तरीके से कृषि की जाती थी, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी कारण से हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया। ये देखने के बजाय कि दोष किसे दिया जाए, ये देखने के बजाय कि ये समस्या किसने पैदा की, हम सभी समस्या का स्रोत रहें और हम सभी को समाधान का स्रोत भी बनना चाहिए। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने सोलर अलायंस की शुरुआत की है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है। पूरे देश दुनिया के नेताओं से मैंने बात किया कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री एक नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं पूरी दुनिया में मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए। G20 से शुरुआत करते हुए, G20 का नेतृत्व अगले साल हमारे पास होने वाला है, तो निश्चित रूप से वहाँ से शुरुआत की जा सकती है। आपके ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए धन्यवाद सद्गुरु। और जैसा कि उन्होंने कहा, 2.5 अरब लोग इस अभियान के साथ जुड़ चुके हैं और 74 देशों ने इसे अपना समर्थन दिया है। ये एक ऐसा अभियान है जिसने पूरी दुनिया को साथ लाया है, पूरी दुनिया के सभी लोगों को साथ लाया है और सभी साथ मिलके इसकी दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम में से हर एक पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। उनका संदेश बहुत सरल है। अगर हम इस दुनिया में जीवन को बरकरार रखना चाहते हैं, मिट्टी को बचाना अनिवार्य है। हम सभी के पास
Here's presenting to you a video that explains the science behind the Save Soil campaign. What we are facing now is soil extinction. In most countries, more than 50% of the topsoil is already gone. Every responsible scientist in the world is clearly saying by 2045, we will be producing 40% less food. 300,000 farmers committed suicide. What else does it take to stir your humanity? UNFAO is saying the food that we are eating belongs to the unborn child. Eating away the food of that life is the worst possible way to live, isn't it? It is agreed by all scientific communities, minimum 3% organic content is essential to keep the organisms fed in the soil. So this is what we must aim at, an incentive-based policy where content you will get a certain amount of incentive. देवियों और सज्जनों, जैसा कि मैंने पहले कहा, 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उर्वरकों के संतुलित उपयोग और सही पोषक तत्वों के उपयोग के माध्यम से किसानों को मिट्टी की गिरावट को रोकने में मदद करने के लिए राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की थी। मैं आज इसका उल्लेख केवल माननीय प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और हमारे ग्रह और मिट्टी के विशेष रूप से विलुप्त होने के मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया सभा को संबोधित करें। नमस्कार। आप सभी को, पूरे विश्व को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन भी आज बधाई के पात्र हैं। मार्च में उनकी संस्था ने सेव सॉइल अभियान की शुरुआत की थी। 27 देशों से होते हुए उनकी यात्रा और 75वें दिन यहाँ पहुँची है। आज जब देश अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, इस अमृत काल में नए संकल्प ले रहा है, तो इस तरह के जन अभियान बहुत अहम हो जाते हैं। साथियों, मुझे संतोष है कि देश में पिछले 8 साल में जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सभी में किसी न किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान, या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान, वन सन वन ग्रिड सोलर एनर्जी पर फोकस हो या इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग, दोनों में वृद्धि, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। और भारत ये प्रयास तब तक कर रहा है जब दुनिया ने आज जो क्लाइमेट के लिए
दुनिया परेशान है, उस बर्बादी में हम लोगों की भूमिका नहीं है, हिंदुस्तान की भूमिका नहीं है। विश्व के बड़े और आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। कार्बन एमिशन का ग्लोबल औसत प्रति व्यक्ति 4 टन का है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष आधे टन के आसपास ही है। कहां 4 टन और कहां आधे टन। बावजूद इसके भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और जैसे अभी सदगुरु जी ने कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के निर्माण का नेतृत्व किया है। पिछले वर्ष भारत ने ये भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। साथियों, मिट्टी या ये भूमि हमारे लिए पंच तत्वों में से एक है। हम माटी को गर्व के साथ अपने माथे से लगाते हैं। इसी में गिरते हुए खेलते हुए हम बड़े होते हैं। माटी के सम्मान में कोई कमी नहीं है। माटी की अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। कमी इस बात को स्वीकारने में है कि मानव जाति जो कर रही है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी समझ का एक गैप रह गया है। और अभी सदगुरु जी कह रहे थे कि सबको पता है समस्या क्या है। हम लोग जब छोटे थे तो सिलेबस में किताब में एक पाठ्यक्रम के में एक पाठ पढ़ाया जाता था। गुजराती में मैंने पढ़ा है, बाकियों ने अपनी भाषा में पढ़ा हो शायद। कहीं रास्ते पर एक पत्थर पड़ा था, लोग जा रहे थे, कोई गुस्सा कर रहा था, कोई उस पर लात मार देता था। सब कहते थे देखिए किसने पत्थर रखा, कहाँ से पत्थर आया, दे समझते नहीं वगैरह। लेकिन कोई उसको उठा करके साइड में नहीं रखता था। एक सज्जन निकले, उनको लगा कि चलो भाई सदगुरु जैसा कोई आ गया होगा। हमारे यहाँ युधिष्ठिर और दुर्योधन के भेद की जब चर्चा होती है तो दुर्योधन के विषय में जब कहा जाता है तो यही कहता है कि जाना भी धर्म न च में प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। सत्य क्या है मुझे मालूम है, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता हूं। तो समाज में जब ऐसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो ऐसा संकट आता है तो एक सामूहिक अभियान से समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोजने होते हैं। मुझे खुशी है कि बीते 8 वर्षों में देश ने मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया है। मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उन्हें कैसे बचाएं। और तीसरा,
मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखे, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें। और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे कैसे रोकें। साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही देश में बीते वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है देश की कृषि नीति में। पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। अगर हम किसी को, मनुष्य को हेल्थ कार्ड दें ना, तो भी अखबार में हेडलाइन बन जाएगी कि मोदी सरकार ने कुछ अच्छा काम किया। ये देश ऐसा है जो सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहा है, लेकिन मीडिया की नजर अभी कम है। पूरे देश में 22 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए गए। और सिर्फ कार्ड ही नहीं दिए, बल्कि देश भर में सॉइल टेस्टिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी तैयार हुआ है। आज देश के करोड़ों किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से मिली जानकारी के आधार पर फर्टिलाइजर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर रहे हैं। इससे किसानों को लागत में 8 से 10% की बचत हुई है और उपज में 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी जब मिट्टी स्वस्थ हो रही है, तो उत्पाद भी बढ़ रहा है। मिट्टी को लाभ पहुंचाने में यूरिया की 100% नीम कोटिंग ने भी बहुत फायदा पहुंचाया है। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने की वजह से, अटल भू योजना की वजह से देश के अनेक राज्यों में मिट्टी की सेहत भी संभल रही है। कभी कभी कुछ चीजें, अब मान लीजिए कोई 1.5-2 साल का बच्चा बीमार है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है, ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं आता है, और मां को कोई कहे कि जरा इसकी चिंता करो, और उसको कहीं सुना हो कि भाई स्वास्थ्य के लिए दूध वगैरह चीजें अच्छी होती हैं, और मान लो वो हर दिन 10-10 लीटर दूध में उसको स्नान करवा दे, तो उसका स्वास्थ्य ठीक होगा क्या? लेकिन अगर कोई समझदार मां एक चम्मच थोड़ा सा दूध उसको पिलाती जाए, दिन में 2 बार, 5 बार, 7 बार, एक चम्मच, तो धीरे धीरे फर्क नजर आएगा। ये फसल का भी ऐसा ही है, पूरा पानी भर करके फसल को डुबो देने से फसल अच्छी होती है ऐसा नहीं है। बूंद बूंद पानी पिलाया जाए तो फसल ज्यादा अच्छी होती है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अनपढ़ मां भी अपने बच्चे को 10 लीटर दूध से नहलाती नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे हम लोग पूरा खेत पानी से भर देते हैं। खैर, इन सारी चीजों में बदलाव लाने के लिए कोशिश करते रहना है। हम कैच द रेन जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण से देश के जन जन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस साल मार्च में ही देश में 13 बड़ी नदियों के संरक्षण का अभियान भी शुरू हुआ है। इसमें
पानी के प्रदूषण कम करने के साथ साथ नदियों के किनारे वन लगाने का भी काम किया जा रहा है और अनुमान है कि इससे भारत के फॉरेस्ट कवर में 7,400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। बीते 8 वर्षों में भारत ने अपना जो फॉरेस्ट कवर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाया है, उसमें ये और मदद करेगा। साथियों, भारत आज बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी जिन नीतियों पर चल रहा है, उसने वन्य जीवों की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। आज चाहे टाइगर हो, लायन हो, लेपर्ड हो या फिर एलिफेंट, सभी की संख्या देश में बढ़ रही है। साथियों, देश में ये भी पहली बार हुआ है जब हमारे गांव और शहर को स्वच्छ बनाने, ईंधन में आत्मनिर्भरता, किसानों को अतिरिक्त आय और मिट्टी के स्वाद के अभियान को हमने एक साथ जोड़ा है। गोवर्धन योजना ऐसा ही एक प्रयास है। और जब मैं गोवर्धन योजना बोलता हूं तो कुछ सेक्युलर लोगों को सवाल उठेगा कि ये कौन सा गोवर्धन ले आया है। वो परेशान हो जाएंगे। इस गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट्स गोबर और खेती से निकलने वाले अन्य कचरे को ऊर्जा में बदला जा रहा है। कभी आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएं तो वहां एक गोवर्धन का भी प्लांट कुछ किलोमीटर दूरी पर लगा है, जरूर देख के आइए। इससे जो जैविक खाद बनती है वो खेतों में काम आ रही है। मिट्टी पर अतिरिक्त दबाव बनाए बिना हम पर्याप्त उत्पादन कर सके, इसके लिए बीते 7-8 सालों में 1600 से ज्यादा नई वैरायटी के बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। साथियों, नेचुरल फार्मिंग में भी हमारी आज की चुनौतियों के लिए एक बहुत बड़ा समाधान है। इस साल के बजट में हमने तय किया है कि गंगा के किनारे बसे गांवों में नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे। नेचुरल फार्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर बनाएंगे। हमारे देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने सुना है, डिफेंस कॉरिडोर हमने सुना है। हमने एक नया प्रारंभ किया है गंगा के तट पर एग्रीकल्चर कॉरिडोर का, नेचुरल फार्मिंग का। इससे हमारे खेत तो केमिकल फ्री होंगे ही, नमामि गंगे अभियान को भी नया बल मिलेगा। भारत वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन को रिस्टोर करने के लक्ष्य पर भी काम कर रहा है। साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए आज भारत नए इनोवेशंस, प्रो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दे रहा है। आप सभी ये जानते हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए हम BS5 नॉर्म पर नहीं आए, बल्कि BS4 से सीधे BS6 पर हम जंप लगा दिया। हमने जो देश भर में LED बल्ब देने के लिए उजाला योजना चलाई, उसकी वजह से सालाना लगभग 40 मिलियन टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। सिर्फ लट्टू के बदलने से घर में अगर सब लोग जुड़ जाएं, सबका प्रयास कितना बड़ा परिणाम लाता है। भारत फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को कम से कम करने का प्रयास कर रहा है। हमारी ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी हो,
इसके लिए हम तेजी से बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से हासिल करने का लक्ष्य तय किया था। ये लक्ष्य भारत ने तय समय से 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। आज हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 18 गुना बढ़ चुकी है। हाइड्रोजन मिशन हो या फिर सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी का विषय हो, ये पर्यावरण रक्षा की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमने पुरानी गाड़ियों को लिए स्क्रैप पॉलिसी लाए हैं। वो स्क्रैप पॉलिसी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। साथियों, अपने इन प्रयासों के बीच आज पर्यावरण दिवस के दिन भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है और ये मेरा सौभाग्य है कि खुशखबरी देने के लिए मुझे आज बहुत उचित मंच मिल गया है। भारत की परंपरा रही है कि जो यात्रा करके आता है उसको छूते हैं तो आधा पुण्य आपको मिल जाता है। ये खुशखबरी मैं आप जरूर सुनाऊंगा और देश को और दुनिया के लोगों को भी आनंद आएगा। हाँ, कुछ लोग आनंद ही ले सकते हैं। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों को, देश की ऑयल कंपनियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। साथियों, देश आज जिस पीएम नेशनल गति शक्ति मास्टर प्लान पर काम कर रहा है, वो भी पर्यावरण रक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। गति शक्ति की वजह से देश में लॉजिस्टिक सिस्टम्स आधुनिक होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा। इससे प्रदूषण कम करने में बहुत मदद मिलेगी। देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो
100 से ज्यादा नए वाटर वे के लिए काम हो, ये सभी पर्यावरण की रक्षा और क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में भारत की मदद करेंगे। साथियों, भारत के इन प्रयासों, इन अभियानों का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। ये पक्ष है ग्रीन जॉब्स। भारत जिस प्रकार पर्यावरण हित में फैसले ले रहा है, उन्हें तेजी से लागू कर रहा है, वो बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स के अवसर भी बना रहे हैं। ये भी एक अध्ययन का विषय है कि जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए। साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए, मिट्टी की रक्षा के लिए जन चेतना जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। मेरा देश और देश की सभी सरकारों से, सभी स्थानीय निकायों से, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह है कि अपने प्रयासों में स्कूल कॉलेजेस को जोड़िए, एनएसएस एनसीसी को जोड़िए। आजादी के अमृत महोत्सव में जल संरक्षण से जुड़ा एक आग्रह और भी करना चाहता हूं। अगले साल 15 अगस्त तक देश के हर जिले में कम से कम एक जिले में, हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण का काम आज देश में चल रहा है। 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर आने वाली पीढ़ियों के लिए वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। ये अमृत सरोवर अपने आसपास मिट्टी में नमी को बढ़ाएंगे, वाटर टेबल को नीचे जाने से रोकेंगे और इनसे बायोडायवर्सिटी भी इंप्रूव होगी। इस विराट संकल्प में आप सभी की भागीदारी कैसे बढ़ेगी, इस पर जरूर विचार हम सब एक नागरिक के नाते करें। साथियों, पर्यावरण की सुरक्षा और तेज विकास सभी के प्रयासों से संपूर्णता की अप्रोच से ही संभव है। इसमें हमारी लाइफस्टाइल की क्या भूमिका है, हमें कैसे उसे बदलना है, इसे लेकर मैं आज शाम को एक कार्यक्रम में बात करने वाला हूं, विस्तार से कहने वाला हूं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेरा कार्यक्रम है। लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, मिशन लाइफ। इस शताब्दी की तस्वीर, इस शताब्दी में धरती का भाग्य बदलने वाला एक मिशन का आरंभ। ये P3 यानी प्रो प्लेनेट पीपल मूवमेंट होगा। आज शाम को लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट के ग्लोबल कॉल फॉर एक्शन का लॉन्च हो रहा है। मेरा आग्रह है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सचेत हर व्यक्ति को इससे जरूर जुड़ना चाहिए, वरना हम एसी भी चलाएंगे और रजाई भी ओढ़ेंगे और फिर पर्यावरण के सेमिनार में बढ़िया भाषण भी देंगे। साथियों, आप सभी मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। आपको सिद्धि मिले। सदगुरु जी ने जो लंबी ये यानी मेहनत वाली यात्रा है, बाइक पे, वैसे उनका बचपन से शौक रहा है ये, लेकिन फिर भी काम बड़ा कठिन होता है। क्योंकि मैं कभी यात्राओं को ऑर्गेनाइज करता रहता था और मैं कहता था मेरी पार्टी में कि एक यात्रा को चलाना मतलब 5-10 साल उम्र कम कर देना, इतनी मेहनत पड़ती है। सदगुरु जी ने यात्रा की, अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है।
और मुझे पक्का विश्वास है कि दुनिया को मिट्टी के प्रति स्नेह तो पैदा हुआ ही होगा, लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परिचय मिला होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, आपके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। जैसे हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं, मैं सद्गुरु से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया धन्यवाद प्रस्ताव दें। Well, because the Prime Minister is on stage, I've been trying to deliver a serious talk. मैं गंभीर भाषण देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने हम चाहे देश के लिए खाद्य सुरक्षा तय करना चाहते हों, जैव विविधता बढ़ाना चाहते हों, किसानों की आय बढ़ाना चाहते हों, इसके लिए मिट्टी को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। हम सद्गुरु से निवेदन करेंगे कि वे इस दिशा में सक्रिय कदम उठाएं। उन्होंने पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें बताईं। हम ज़रूरी मंत्रालयों के साथ काम करने को तैयार हैं और आप यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सद्गुरु और प्रधानमंत्री जी। आपसे निवेदन है, देवियों और सज्जनों, आपसे निवेदन है कि कृपया अपने ही जगह पर खड़े रहें। कृपया बैठ जाएं। धन्यवाद सद्गुरु, और हम कामना करते हैं कि आपकी आगे की यात्रा सुरक्षित रहे। आप भारत में आगे लखनऊ, भोपाल, नासिक, मुंबई, हैदराबाद, मैसूरू, बेंगलुरु और कोयम्बतूर जाएंगे और अपनी यात्रा का समापन ईशा योग केंद्र में आदि योगी के सामने करेंगे। धन्यवाद सद्गुरु, अकेले ही आपने इतने बड़े मिशन को अपने हाथ में लिया है। कृपया हमारे साथ रहें। हम आपके साथ लंदन से नई दिल्ली तक 27 देशों में सद्गुरु की सेव सॉइल रैली की झलकियां साझा कर रहे हैं। हम आपको आज शाम 6 से 8 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले शाम के सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करना चाहते हैं। प्रवेश उन लोगों के लिए प्रतिबंधित है जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। हमारे पास अभी भी कुछ सीटें शेष हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो कृपया कॉन्शियस प्लैनेट की वेबसाइट पर रजिस्टर करें slavesoil.co/delhi। इस वीडियो का आनंद लें। कृपया बैठे रहें। कृपया बैठे रहें। Ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me. These beautiful Caribbean nations are going for this first. This memorandum of understanding that we signed, it will also bring some technical assistance to the Caribbean region. This